प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन, मैं असदुल्ला ख़ान हूँ और आज मैं मौजूद हूँ काबुल में। बहुत से लोगों का सवाल है कि काबुल अब नई हुकूमत आने के बाद कैसा है, यहाँ पर निज़ाम ज़िंदगी कैसा चल रहा है, यहाँ अस्पतालों का निज़ाम कैसा चल रहा है, यहाँ यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं नहीं चल रही, तालीमी इदारों में क्या सूरत हाल है। इसके अलावा अफ़गानिस्तान में क्या कोई क्योस तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, क्या यहाँ पर ग़िज़ाई अजनास की किल्लत तो पैदा नहीं हो गई है। इसके अलावा ख़वातीन के हवाले से बहुत सारे लोगों का सवाल है कि क्या वो घर से बाहर आ रही हैं, क्या वो शॉपिंग कर रही हैं, क्या उन पर कोई पाबंदियाँ तो आयद नहीं हुई हैं, तालिबान की नई हुकूमत का रवैया कैसा है। बहुत सारे सवालात हैं अफ़गानिस्तान को लेकर, काबुल को लेकर, बहुत सारे लोगों के ज़हनों में मुख्तलिफ सवालात हैं जो हम भी पाकिस्तान से बैठ के लोगों से पूछते रहे हैं। तो आज मैं काबुल में मौजूद हूँ और काबुल शहर में मुख्तलिफ मकामात पर आपको ले जाऊँगा। मैं मार्केट्स में ले जाऊँगा, देखेंगे क्या लोग शॉपिंग कर रहे हैं, क्या पहले की मामूलात और आपके मामूलात में कोई फ़र्क आया है। मैं आपको मुख्तलिफ उन जगहों पर ले जाऊँगा जहाँ पर ख़वातीन शॉपिंग करने के लिए आती हैं, क्या उनकी मामूलात में कोई फ़र्क आया है। फिर हम आपको कोशिश करेंगे काबुल यूनिवर्सिटी ले जाएं, हस्पतालों में ले जाएं, मुख्तलिफ मकामात पर जाकर देखेंगे काबुल में ज़िंदगी कैसी चल रही है और क्या हालात हैं। तो काबुल शहर से आज का खुसूसी प्रोग्राम, जिसको देखने के बाद आपको ये अंदाज़ा होगा कि काबुल आजकल कैसा है। तो आइए मेरे साथ। इस वक्त अफगानिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है जो इस वक्त आप मेरे पस मंज़र में देख रहे हैं। बैंकों के बाहर सुबह होते ही लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। लोग बैंकों से पैसे निकलवाने के लिए आ जाते हैं क्योंकि पाबंदी है कि आप हफ्ते में सिर्फ 20,000 अफगानी निकलवा सकते हैं। सिर्फ 20,000 एक हफ्ते में एक अकाउंट से 20,000 निकलवाए जा सकते हैं। उसकी वजह से सुबह होते ही यहाँ पर लंबी कतारें लग जाती हैं और लोग जो हैं वो बैंकों के बाहर जमा हो जाते हैं। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर इस साइड पर मर्द बहुत बड़ी तादाद में जमा है, मेरे इस साइड पर ख़वातीन बहुत बड़ी तादाद में जमा है। ट्रैफिक ब्लॉक हुई है, लोग जो हैं वो यहाँ पर पैसे निकलवाने के लिए जमा है। अब मसला ये है कि बैंकों से पैसे सिर्फ निकाले जा रहे हैं, बैंकों में पैसे डिपॉजिट नहीं किए जा रहे और जिसको ज़रूरत नहीं है वो भी निकलवा रहा है कि गैर यकीनी की सूरत हाल में ना जाने आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल हो। अब बैंकों से पैसे ना निकलवाने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो पैदा हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर कारोबार नहीं हो रहा क्योंकि पैसे नहीं हैं तो कारोबार नहीं है, ख़रीदारी नहीं हो रही क्योंकि पैसे नहीं हैं तो ख़रीदारी नहीं है। इसके अलावा जो इससे जुड़े जितने भी मामला हैं, मिसाल के तौर पर किसी मरीज़ को अपना ऑपरेशन कराने के लिए 2 लाख रुपयों की ज़रूरत है तो बैंक से पैसे इकट्ठे नहीं निकलवा सकता। तो बहुत सारे मसाइल हैं जो इस मसले से जुड़े हुए हैं। तो काबुल का, अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा जो मसला है इस वक्त वो यही बैंकिंग का सिस्टम या पॉलिसी है जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन ज़ाहिर है हुकूमत का ख्याल ये है कि ये वो इस सूरत हाल से तभी निपट सकते हैं जब दुनिया जो एसेट्स हैं उसको रिलीज़ कर दे अफ़गानिस्तान के, और इसके अलावा दुनिया ने जो ग्रांट रोक रखी है वो उसको जारी कर दे। माली बहरान से वो निपटेंगे तो इस मसाइल से निपट सकेंगे। बहरहाल ये एक ऐसा सीरियस प्रॉब्लम है जिससे बाकी मसले जुड़े हैं, जिससे प्रोग्राम में हम आगे जाके भी बात करेंगे। अच्छा नज़ीर साहब, आप यहाँ पर क्यों खड़े हुए हैं और ये बहुत ज़्यादा रश क्यों लगा हुआ है? जी सलाम अलैकुम आपके जो व्यूवर्स के लिए। पहले तो यहाँ पे जो आप लोग देखें ये अजीबान का ये ग्रुप ब्रांच है। यहाँ पे हम लोग ट्यूसडे पे अपना कार्ड दिया था, ID कार्ड, यहाँ पे पैसे लेने के लिए। और जो आप देख रहे हैं यहाँ पे रश है। हर हफ्ते में हमको बस 20,000 देते हैं लोग और उससे इजाफा ये लोग पैसे नहीं देते, इसीलिए रश भी बहुत है। और जो अगले ब्रांचेस है जहाँ पे जो काबुल का जो अगले ब्रांच वो भी बंद है। तो ये जितने लोग आए हैं यहाँ पर इनको आज पैसे मिल जाएंगे? ये तो बहुत शक में है, शायद आज 15 ग्रुप या 20 ग्रुप में शायद पैसे मिल सकते हैं और इससे इजाफा तो बहुत इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो रहा है? प्रॉब्लम इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। जैसे कि मैं मेरे शॉपकीपर हूँ, मेरे सारे पैसे यहीं पे बंद है और मैं पैसे यहाँ पे ले नहीं सकता, मुझे बिजनेस नहीं कर सकते जी। और जो कि लोग है उनका रोज़गार है वो पैसे बंद है और कैसे वो अपना रोज़गार वो कैसे चीज़ करें। तो अगर किसी पेशेंट ने अपना ऑपरेशन करवाना है, जैसे कल मुझे एक साहब मिले, उनको 1,80,000 रुपयों की ज़रूरत थी, तो वो कैसे विड्रॉ कराएंगे इतने इकट्ठे पैसे? बस 20,000 वैलेट हैं, उससे ऊपर वैलेट नहीं है। बस 20,000 हफ्ते में एक वीक में बस 20,000 ले सकते हैं बस। आप पढ़े लिखे हैं जी। आप क्या समझते हैं कि इस मसले का हल क्या है और ये क्यों सूरत हाल क्यों पैदा हुई है? ये इसका मसला तो ये वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक उसने जो हमारा पैसे जो सीज किया है वो 9.7 मिलियन डॉलर है वो बंद किया। और जैसे को वर्ल्ड बैंक है उन्होंने इसको, मेरे ख्याल में ये बस मसला इनके पे है। आलमी बेहिसी की वजह से ऐसा हो रहा है, यानी इंटरनेशनल जो पॉलिसीज हैं उसकी वजह से अफगानिस्तान के लोगों को सफ़र करना पड़ रहा है। जी, उसी की वजह से जो अमेरिका ने जो पैसे बंद किए इसके लिए।
और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी बस ऐसे अभी लोग आते हैं 1 बजे 2 बजे रात को बस रात में आके लाइनें लगाते हैं। लाइन लगाते हैं बस इसीलिए कि उनका कार्ड यहाँ पे जो इनका जो गार्ड है वो उनका कार्ड ले और उनका नाम जिसका आगे वो अपना कार्ड जमा करा दे टाइम पे पहुंच के। टाइम पहुँच कर यही मसला है। तो ये देखिए जी, ये एक बहुत बड़ा मसला है इस वक्त जिसको आवाम को जिसको फेस करना पड़ रहा है। और जैसे कि यहाँ मेरे साथ जो एक नज़ीर साहब खड़े हैं, अफगान शहरी हैं और पढ़े लिखे नौजवान हैं, और ये कह रहे हैं कि जो हमारे एसेट्स को ब्लॉक किया गया है अमेरिका की तरफ से और हमारी ग्रांट्स को रोका गया है और हमारे जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की बेहिसी है उसकी वजह से अफगान शहरियों को सफ़र करना पड़ रहा है। तो इस मसले को इंटरनेशनल कम्युनिटी को देखना चाहिए। ये एक बड़ा इंसानी अलमिया है और इंसानी हुकूक का मसला है ये। इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको तवज्जो क्यों नहीं दे रही, इसको इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दे रही और इस पर बात क्यों नहीं कर रही। इससे बहुत सारे अफगानिस्तान के मसाइल जुड़े हुए हैं। मैं इस वक्त काबुल की करेंसी एक्सचेंज मार्केट में हूँ जिसे सराय शहजादा कहते हैं। यहाँ पर मैं देखने के लिए आया हूँ कि करेंसी एक्सचेंज का काम अब कैसा चल रहा है, क्या लोग करेंसी को एक्सचेंज कर रहे हैं, क्या डॉलर से अफगानी, अफगानी से डॉलर या दूसरी करेंसी जो हैं वो पाउंड या यूरो एक्सचेंज हो रहा है, तो काम कैसा चल रहा है इस मार्केट में। तो इस हवाले से देखते हैं कि किसे उर्दू बोलनी आती है। असल में यहाँ ज़्यादा मसला यह है कि लोग उर्दू नहीं जानते हैं, फ़ारसी बोलते हैं, पश्तो बोलते हैं, उर्दू बहुत कम बोलते हैं। लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे या फिर इंटरप्रेटर के ज़रिए से कोशिश करेंगे कि वो बता सकें कि इस वक्त मार्केट के हालात क्या हैं। आप कब से ये करेंसी एक्सचेंज का काम कर रहे हैं? तकरीबन 1 साल से। 1 साल से जी। तो काम कैसा चल रहा है? अभी तो काम थोड़ा सा लूज़ हो गया है यार। ये जब तक तालिबान यहाँ पे आ गए सब लोग डरते हैं, काम काज थोड़ा ज़्यादा कम हो गया, लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है ठीक हो जाए। आप क्या वजह समझते हैं काम कम होने की? वजह तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सबसे उम्दा वजह ये सब लोग डर रहे हैं। यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं है, काम काज नहीं है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से डर रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ। यानी कारोबार में पैसे नहीं लगा रहे? पैसे नहीं लगाए क्योंकि यहाँ पे लोगों का मन नहीं है यार, यहाँ पे ये लोग पैसे लगाए, इसलिए थोड़ा सा काम कम हुआ है यार। इस काम का बैंकों के साथ बराह रास्त कोई ताल्लुक है? बहुत ज़्यादा क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बैंक है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है। हर बैंक के पीछे तकरीबन 2000-3000 लोग सुबह से शाम तक खड़े हैं, लेकिन उनको पैसे नहीं मिलते, इसी वजह से थोड़ा सा काम कम हुआ है। आपको लगता है कि ये आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगा, बेहतर हो रहा है? आई डोंट थिंक सो। अच्छा, रीज़न? इसी अमनियत नहीं है यहाँ पे, या यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ पे जब इन्वेस्ट नहीं हो, बैंक नहीं हो, तो काम थोड़ा सा लूज़ होता जा रहा है दिन ब दिन, इसी वजह से। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये काम इससे, क्योंकि बहुत सारे लोग वाबस्ता हैं, तो काम बेहतर हो ताकि सब लोगों को रोज़गार मिले। मैं काबुल के एक बाज़ार में मौजूद हूँ। हम देख रहे हैं कि बाज़ार की रौनक है, कुछ मांद पड़ी हुई है। ज़ाहिर है बैंक बंद है। हम जनरली जब लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि बैंक बंद होने की वजह से कुछ कारोबार में मुश्किलात है। ज़ाहिर है कुछ लोगों के पास पैसे हैं लेकिन वो बैंकों में पड़े हैं, अब वो इसको विड्रॉ नहीं कर सकते। तो कुछ लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं। मेरे साथ एक दोस्त मौजूद हैं, यहाँ पर इनकी दुकान है ये। आपका काम कैसा चल रहा है जी? शुक्र है, काम वाम सही है। नई हुकूमत आने के बाद कोई फ़र्क पड़ा है? थोड़ी से फ़र्क पड़ा हुआ है। क्या वजह है उसकी? तो ठीक हो जाएगा, ये कुछ दिन ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। सही है। तो ये अभी क्यों कारोबार में फ़र्क क्यों पड़ा है? ये तो नया इस्लामी जमहूरिया आई हुई है, इसकी वजह से। नहीं, सुना है बैंक्स वगैरह बंद है, उसकी वजह से मुश्किल हो रही उसकी वजह से भी है, मगर ये ठीक हो जाएगा। कितने अर्से में आपको लगता है हालात अच्छे हो जाएंगे? 2-3 महीने में सही हो जाएगा। तो अभी लोग हम देख रहे हैं कि मार्केटों में कम आ रहे हैं। लोग जो है ना, पैसे नहीं है, बैंकें बंद है, इसलिए। मतलब अगर कोई शॉपिंग करना चाहता है तो उसके पास पैसे नहीं है, उसके पैसे तो बैंक में पड़े हुए हैं। बैंक में पड़े हुए हैं, तो ये कुछ दिन के बाद खुल जाएगा, ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो ये बताएं कि ख़वातीन भी उसी तरह मार्केट में आती हैं जैसे पहले आया करती थी? नहीं, अभी नहीं आते इतने। अब कम आती हैं औरतें? पहले औरतें ज़्यादा आती थी? ज़्यादा आते थे, अभी कम आते हैं। नई हुकूमत में कम बाहर निकल रही हैं? कम बाहर निकल रहे, इसलिए पैसे नहीं है लोगों के पास, ये ठीक हो जाएंगे। अच्छा, इस वजह से नहीं निकल रहे। तो लेकिन वैसे हम देख रहे हैं कि फैमिलीज़ अब जो हैं, कुछ मर्द अपनी बीवी बच्चों के साथ आ रहे हैं, शॉपिंग करने आते हैं। तो आते हैं तो पैसे नहीं है, इसकी वजह से थोड़े कम आते हैं। सबसे बड़ा मसला ये है, जो हम कह रहे हैं ना, मार्केट में रौनक नहीं है, मार्केट में काम नहीं है, उसकी वजह ये है कि लोगों के पास पैसे जो बैंक में पड़े हुए हैं,
और बैंक से जो है वो विड्रॉ नहीं हो रहे, हफ्ते में 20,000 रुपये सिर्फ वो निकाल सकते हैं, तो उसकी वजह से वो सिर्फ अपना घर ही चला पा रहे हैं, शॉपिंग नहीं हो रही, तो कारोबार मुतासिर है। तो कारोबार ज़ाहिर है तभी शुरू होगा जब अफ़गान हुकूमत की, नई हुकूमत की मुआशी मुश्किलात हल होंगी, जब ये बैंकों पर पाबंदी उठेगी, और वो तभी उठेगी ज़ाहिर है जब नई हुकूमत के पास के जो पैसे दूसरी हुकूमतों ने रोक रखे हैं या फिर वो ग्रांट्स रोक रखी हैं, जब वो इंजमात ख़त्म होगा तो चीज़ें रूटीन में आएंगी और ये सब कारोबार जो हैं वो चलने लगेंगे। तो ये काबुल में इस वक्त सूरत हाल है। हम कुछ और दुकानदारों से बात करते हैं। आप क्या काम करते हैं? मेरा मुर्गी का दुकान है। मुर्गी का दुकान है, तो खाना पीना तो वैसे ही चल रहा होगा? नहीं, बिल्कुल वैसे चलता है इंशाल्लाह, कोई खास फर्क नहीं पड़ा। कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। यानी बाकी जो ज़रूरत घर की इस्तेमाल की चीज़ें हैं, जैसे ये मशीनरी है या हम देख रहे हैं कि बाकी चीज़ें हैं, वो कम ख़रीद रहे हैं लोग, लेकिन मुर्गी ख़रीद रहे हैं। मुर्गी तो कम से कम, वो तो खाने का चीज़ है, वो तो लाजमी ख़रीदना खाने का चीज़ लाजमी। हाँ, मगर ये चीज़ें जो है अक्सर बाजार से तो आप क्या देखते हैं वैसे हालात कितने अरसे में अच्छे हो जाएंगे? इंशाल्लाह महंगा खुल जाए, माश चल जाए, बैंक वगैरह खुल जाएं तो फिर खुल जाए, इंशाल्लाह सही हो जाएगा। ये बताएं कि कारोबार पे कितना फ़र्क पड़ा? कारोबार तो कम्प्लीटली डाउन है। वजह क्या है उसकी? और वजह यह है कि बैंक सब बंद है, लोगों के पैसे बैंकों में हैं। हम अगर काम करते हैं तो अपने पैसों के साथ काम करते हैं, तो इसीलिए बैंक ने सब पैसे रोक लिए हैं। अगर ऐसा हो जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं वो हमारे पैसे वापस कर दे तो इंशाल्लाह तो कारोबार ठीक हो जाएगा। तो आप बेसिकली समझते हैं कि जो आलमी बरादरी है, इंटरनेशनल पावर्स हैं, वो ज़्यादती कर रही हैं अफ़गानिस्तान के? ज़्यादती तो हो गई है अब, हाँ बहुत ज़्यादती हो गई है हमारे साथ। अब बस कोई चार नहीं है, इसके अलावा हम सब्र कर ले। तो नई हुकूमत से आपकी क्या तवक्कुआत हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? नई हुकूमत से ये जो एम्बेसीज़ हैं उसे वापस बुला लें, लोगों को काम दें, और जो फैक्ट्रीज़ बंद हैं उसे वापस ओपन कर दें। यही सब चीज़ें। ये आपने बंदूक क्यों पीछे लटकाई हुई है? ये हिफाजत के लिए लटकाई हुई? नहीं, ये शौक से। शौक से। ये असली है या टॉय है? ये लकड़ी का है। अच्छा, असली नहीं है ये? असली नहीं है, सिर्फ आपने एक अलामत के तौर पे बस ये अफ़गानों का जो है झंडा है। झंडा है। अब मैं काबुल के एक पार्क में मौजूद हूँ। यहाँ काबुल में एक बहुत बड़ा मसला ये है कि यहाँ बहुत सारी मुख्तलिफ जगहों से लोग आकर आबाद हुए हैं आर्जी तौर पर, मुहाजिरीन के तौर पर, और मुहाजिर कैंप जगह जगह आबाद हो गए हैं। अब इन लोगों का मसला ये है कि जंगज़दा इलाकों से आए हैं, कुंदूज से आए हैं, पंशीर से आए हैं, मुख्तलिफ पार्कों में मुख्तलिफ इलाकों के लोग रह रहे हैं। अब ये एक ऐसा पार्क है जहाँ पर कुंदूज से आए हुए मुहाजिरीन जो हैं वो बड़ी तादाद में आबाद है, और उनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, मरीज़ हैं जिनको इलाज की ज़रूरत है, लेकिन इलाज मुआवजा यहाँ पर दस्तयाब नहीं है। सबसे बड़ा मसला ये है कि इनके पास पैसे नहीं हैं। तो बहुत सारे मसाइल में ये लोग घिरे हुए हैं। अब इनको ये भी समझ नहीं आ रही कि अगले चंद दिन में इनका क्या होगा, क्या ये वापस जाएंगे तो इनका इंतज़ाम कैसे होगा। वहाँ भी कुछ लोगों के घर मुतासिर हो चुके हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जिसका शायद हल निकालना है, और जाहिर है जो नई हुकूमत है अफ़गानिस्तान की वो ये तभी कर सकती है जब उनके पास भी वसाइल मौजूद हों। इसीलिए आलमी बरादरी से वो भी दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप दिल बड़ा करें और यहाँ की ह्यूमनिटेरियन ग्राउंड्स पे इंसानी हुकूक की बुनियाद पर देखें। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, ये एक इंसानी अलमिया है, बहुत बड़ा मसला है इंसानों के साथ जो यहाँ पर आके आबाद हो गए हैं, और इनको ज़ाहिर है इनके खाने पीने के लिए इनके पास वसाइल दस्तयाब नहीं है, वापस घर जाने के लिए नहीं है, और ये आर्जी कैंपों में यहाँ पर रह रहे हैं, और इनके जो कैंप हैं वो भी इनके लिए नाकाफ़ी हैं। तो मेरे साथ एक साहब मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? मुराद। ये कहाँ से आए हुए हैं सब लोग यहाँ? ये सब लोग कुंदूज से आया हुआ है, इराक से आया हुआ है, पंशीर से आया हुआ है, बागवान से आया हुआ है, सब अफगानिस्तान से सब इधर आया हुआ है। मुख्तलिफ पार्कों में जो लोग जमा हैं वो मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए हैं। और मुख्तलिफ ये तो अच्छा, तो अब ये बताएं कि क्या होगा आइंदा चंद दिनों में, क्या होगा? पता नहीं, आप मुझे पता नहीं कि ये लोगों के हालात कैसे हो गए, कैसे हो जाएगा, आम लोगों को पता नहीं है। इधर किस नहीं, इधर नहीं आ जाएगा कि बोलता है कि इधर जगह है, खाना पीने का कुछ इंतज़ाम हो गया नहीं, कुछ नहीं है, इधर नहीं है दौलत। तो अभी खा पी कैसे रहें, कहाँ से खाना आता है? इधर 1000 लोग है, 1000 लोग 50 लोग का इधर खाना आ जाएगा। अच्छा, 1000 लोग हैं और 50 लोगों का खाना आ जाएगा जी। अच्छा, ये एक बच्चा यहाँ पर है, इसकी आंख में कुछ चोट लगी हुई है, बेटा इधर आओ,
इसको क्या हुआ है? मुचर खाया मुचर। मच्छर ने काटा इसको? हाँ ये मुचर ने खाया इसको। अच्छा, तो ये मच्छर के काटने से हो गया? हाँ, यहाँ ये पर मच्छर वगैरह बहुत है? बहुत मुचर है, तोबा मुचर ज्यादा है इधर। और क्या मसाइल है यहाँ पे? ये कुछ भी नहीं आया भाई। रोटी लाते हैं ना लोग, चुराना है किसी का, किसका मर्द है वो लेगा, किसका मर्द नहीं है उसके पास रोटी नहीं है। हमारा बच्चे है जाता है, यानी लोग ज्यादा हैं, रोटी कम आती है? हाँ रोटी कम आता है, बच्चे बहुत है, इतने बच्चे हैं, मर जाते हैं, चमगम बेचता है। लड़की बीमार है, पाए खराब है, जयपुर होती। लड़की बीमार है, पाँव खराब है। हाँ, मेरा बेटा फालचा है, उसका उठने नहीं होता है, बीमार है, ये बात करना है। ये बोलता है तुम डॉक्टर है। मरीज भी है यहाँ पे? अच्छा अच्छा, खराब है, पाँव खराब है इसका? हाँ लड़की का पाँव खराब है। अच्छा, इसका पाँव खराब है। ठीक है, तो इसको इलाज कराया, डॉक्टर को दिखाया है? ना नहीं, पैसे को पैसे नहीं, पैसे नहीं है? घर का अफगानिस्तान कुंदूज घर, कुंदूज घर है? कुंदूज हाँ घर, वहाँ से आए? हाँ। अच्छा जी, ये देखें, अब यहाँ पर कैंप में मौजूद हर शख्स की अपनी एक स्टोरी है, हर एक की अपनी कहानी है, हर एक का अपना मसला है। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखें, ये छोटी सी बच्ची है। पगार नहीं। क्या कह रहे हैं? बाप नहीं है इसका बाप नहीं है। अच्छा, इसका बाप नहीं है जी। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। मैं एक मरतबा फिर ये कहना चाहूँगा, देखें बहुत सारी लिमिटेशंस है नई हुकूमत की, उनके पास वसाइल नहीं है, उनको पैसे नहीं है। ये मेरा ख्याल है आलमी बरादरी को आगे आकर देखना चाहिए इन मसाइल को। लोग दुनिया के दूसरे मुल्कों को जिन्होंने पैसे रोक रखे हैं, जिन्होंने अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं, वो ममालिक जिन्होंने ग्रांट्स रोक ली हैं, उन सबको मेरा ख्याल है इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जो है इन मसाइल को देखना चाहिए और इन मसाइल को हल करने के लिए आगे आना चाहिए। वरना ये छोटे छोटे बच्चे, ये ख़वातीन और यहाँ पर बीमार जो बुजुर्ग हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। काबुल में पिछले एक महीने में जहाँ कई कारोबार मुतासिर हुए हैं और कई मार्केटें में सुनसान दिखाई दे रही हैं, वहाँ पर एक कारोबार में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, कई गुना इजाफा हुआ है, और वो है घर के इस्तेमाल की जो पुरानी अशिया हैं। यहाँ पर काबुल में मार्केट्स पहले भी लगती थी जहाँ पर पुरानी अशिया बेची जाती थी, लेकिन पिछले एक महीने में इस मार्केट में कई गुना इजाफा हो गया और ये फैलती चली जा रही है। और यहाँ पर अगर इस मार्केट में आप आएँ तो आपको घरेलू सामान जो है वो बेतहाशा मिलेगा। आपको फ्रिज मिलेंगे, आपको टेलीविज़न मिलेंगे, आपको बेड्स मिलेंगे, बाज़ औक़ात एक घर का पूरा सामान आपको एक दुकान से मिल जाएगा। यानी लोगों ने आर्जी दुकानें कायम कर ली हैं, बेड लगा हुआ है, सोफ़े पड़े हुए हैं, टेबल है, अलमारी है, यहाँ तक के घर के इस्तेमाल होने के बर्तन हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आजकल काबुल की इन मार्केटों में बिक रही हैं और इसकी मल्टीपल रीजंस हैं। हमने जब बहुत सारे लोगों से बात की कि ये कारोबार इतना ज़्यादा क्यों फैला हुआ है, क्या वजह है, तो उसकी बहुत सारी वजूहत हमारे सामने आई। मिसाल के तौर पर उसकी एक वजह यह है कि सामान इसलिए ज़्यादा बिकने के लिए आया कि जो लोग एक महीना पहले काबुल छोड़ना चाहते थे और बाहर जाना चाहते थे या अभी भी बाहर जाने की ख्वाहिश रखते हैं, कई लोगों ने अप्लाई किया हुआ है मुख्तलिफ ममालिक में, कोई कतर जाना चाहता है, कोई UAE जाना चाहता है, कोई तुर्की जाना चाहता है, कोई अमेरिका जाना चाहता है, तो उन लोगों ने सामान भेज दिया। अब सामान भेज दिया तो मार्केट में आ गया, या फिर ये हुआ कि कोई लोग चले गए, जल्दी में गए और अपना सामान अपने रिश्तेदारों को गिफ्ट करके चले गए, जो साहिब हैसियत लोग थे, वो उनके रिश्तेदारों ने जो है वो ला के मार्केट में होने पौने भेज दिया। एक रीज़न इसकी ये भी है कि लोगों के पास चीज़ें अगर चाहिए तो ख़रीदने के लिए पैसे नहीं हो, क्योंकि वो पैसे जो है वो मार्केट में बैग्स में ब्लॉक हो गए हैं, तो पैसे कम होने की वजह से वो यहाँ पर आके सस्ती चीज़ें ख़रीद लेते हैं। एक और रीज़न भी है और वो ये है कि अगर आप कोई साहिब हैसियत है जिसके पास नई अशिया ख़रीदने के, यानी 40,000 रुपये का नया फ्रिज ख़रीदने की हैसियत है, तो वो ख़रीद नहीं रहा। वो इसलिए भी नहीं ख़रीद रहा कि वो बाहर जाने का इरादा रखता है तो नई चीज़ें ख़रीद नहीं रहा। इसकी वजह से जो नई मार्केट्स हैं, जो नई अशिया की मार्केट्स हैं, वहाँ पर काम नहीं हो रहा और पुरानी अशिया की जो मार्केट्स हैं वहाँ पर काम बढ़ गया है। तो यहाँ पे आप देखें फ्रिज पड़ा हुआ है, अलमारी है, सोफ़े हैं, कुछ इसके अलावा रूटीन की मार्केट्स भी हैं जो पहले से चीज़ें लगा करती थी, जैसे कालीन वगैरह यहाँ पर वो बहुत बिकते हैं। तो ये इस वक्त काबुल में जो चेंजिंग सिनेरियो है उसमें एक चीज़ ये भी है जो मैं आपके सामने रखना चाहता था, ये पिक्चर आपके सामने रखना चाहता था कि ये हो रहा है कि पुरानी अशिया की जो यानी घर का पूरा सामान यहाँ पर बिक रहा है। और जाहिर है जिन्होंने यहीं रहना है उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो 20,000 रुपये का फ्रिज 2,000 रुपये में ख़रीद लें, 3,000 रुपये में ख़रीद लें। फर्नीचर चाहिए तो सस्ता तरीन ख़रीद लें, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तो जो बाहर जा रहा था उसके लिए यही अपॉर्चुनिटी है कि वो बाहर चला जाए अपना सामान सस्ते में देकर या मुफ्त में देकर, और यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए तो ये कारोबार जो है वो काबुल में इस सिनेरियो में तेज़ हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, आप इसी बाज़ार में काम करते हैं? जी। क्या काम करते हो? ये कराची चलाता है, रेडी चलाते हो? जी हाँ। अच्छा, तो ये बताओ कि ये हमेशा से ऐसे ही घरों का सामान मार्केट में बिकने आता था या अब ज़्यादा हो रहा है? नहीं, अभी एक महीने हो गए।
1 महीने से ज़्यादा बिक रहा है। जी हाँ, क्या वजह है इसकी? इसका वजह गरीबी है ना, हर लोग घर में पैसा नहीं है, गरीबी नहीं है, मजदूरी नहीं है, इसलिए तो बेच रहा है। अच्छा, हाँ तो मतलब यहाँ सस्ती मिल जाती हैं चीज़ें इसलिए खरीद रहे हैं। बिल्कुल, तो बेचने वाला क्यों बेच रहा है? बेचने इसमें कुछ सामान तो बिल्कुल नया सामान है। एक तादाद लोग है वो जाता है खारिज, खारिज यानी बाहर जा रहे हैं। बाहर जा रहे हैं, जो बाहर जा रहे हैं वो भी बेच रहे हैं। वो भी बेच रहा है। और जो एक लोग है वो गरीबी से भी बेचता है, और इधर दुकानों से भी माल आता है। उसके बाद तो अब ये 1 महीने से काम बहुत ज़्यादा हुआ है यहाँ पे। जी हाँ। मैं इस वक्त काबुल में अमेरिकी सफारत खाने की दीवार के साथ खड़ा हूँ। इस सफारत खाने को मैं इसके लिए फतह का लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन बहरहाल अमेरिका के जाने के बाद और अमेरिका के इनखला के बाद एक तरह से तालिबान इसको फतह ही कर चुके हैं। और इसके बाद यहाँ पर पश्तो में और फ़ारसी में वजारत इत्तलात की तरफ से मुख्तलिफ जुमले लिखे हुए हैं। मिसाल के तौर पर एक जुमला लिखा हुआ है फ़ारसी में कि बनुसरत इलाही मिल्लत माँ अमरीका रा शिकस्तदाद, जिसका मतलब मैं ये समझाऊँ कि अल्लाह की मदद के साथ मिल्लत अमरीका को शिकस्त दे दी। इसके साथ पश्तो ज़बान में लिखा हुआ है कि जो इस्लामी निज़ाम के चाहने वाले होते हैं उनको पहले मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, फिर ही कामयाबी जो है वो उनका कदम चूमती है। तो ये वजारत इत्तलात की जानिब से अमरीकी सफारत खाने की दीवार के बाहर लिखकर ये लगाया गया है। यहाँ पर एक और जुमला लिखा हुआ है, लिखा है हम वतन आज़ादियत मुबारक, यानी हम वतनों आपको आज़ादी मुबारक हो। तो इस तरह से मुख्तलिफ स्लोगन्स अमरीकी सफारत खाने की इस बुलंदो बाला दीवार पर लिखे हुए हैं। तो देखिए कैसे दिलचस्प बात है कि अमरीकी सफारत खाने के गेट पर अब तालिबान के परचम जो है उसका एक स्टॉल लगा हुआ है। तो अब ये अमरीकी सफारत खाना हुआ करता था, आप ये तालिबान का, नई हुकूमत का जो झंडा है वो फरोख्त कर रहे हैं? जी। अच्छा, तो ये आपको किसी ने कहा है स्टॉल लगाने के लिए या खुद लगाया? इसे हमें खुद लगाया। खुद लगाया। ये बेचते हैं? अच्छे। ये कितने का बेचते हैं आप? ये छोटे 30 रुपये और बड़े 50 रुपये। 30 अफगानी और बड़ा 50 अफगानी। और ये झंडा? ये 250, ये 150। तो काम अच्छा चल रहा है? लोग खरीद रहे हैं? अब अच्छा जी। कहाँ लगाते हैं खरीद के? शहर में। शहर में? अपने घरों में? नहीं, वो गाड़ी पे? गाड़ी पे लगाते हैं। गाड़ी पे लगाने के लिए लेते हैं? ये गाड़ी पे लगाते, ये शीशे पे लगाते। अच्छा, शीशे पे लगाते हैं, ठीक है। ठीक। तो चलिए जनाब, ये है अमरीकी सफारत खाना जो अमरीकी फ़ौज के इनखला के बाद खाली हो चुका है। और अब ज़ाहिर है जो है वो इसके ऊपर मैंने आपको बताया कि नई हुकूमत की वजारत इत्तलात की जानिब से जो दिलचस्प और मोटिवेशनल सेंटेंसेस लिख कर लगाए गए हैं, और इसी अमरीकी सफारत खाने के बिल्कुल दरवाजे के ऊपर एक स्टॉल लगा हुआ है जिसमें तालिबान का झंडा लोग खरीद रहे हैं। ये अमरीकी सफारत खाने का गेट है, और इस गेट के दाएं जानिब एक तो नई जो अफगानिस्तान इस्लामी इमारत है, नई हुकूमत है, उसका लोगो बना हुआ है, और इसके दूसरी तरफ कलमा तैयबा लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया का सबसे बड़ा मसला ये बना हुआ है कि यहाँ पर अफगानिस्तान में, काबुल में ख़वातीन के साथ क्या होगा, तालिबान ख़वातीन के साथ क्या रवैया अख्तियार करेंगे, क्या ख़वातीन को घर से बाहर निकलने की इजाज़त होगी या नहीं होगी। तो मैं काबुल के एक बाज़ार में मौजूद हूँ, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बड़ी तादाद में ख़वातीन उसी तरह से आ जा रही हैं, ख़रीदारी कर रही हैं जैसे कि वो पहले किया करते थे, और वो वही लिबास पहन रही है जो कि वो पहले पहना करते थे। यानी इस वक्त मार्केट में जो ख़वातीन अबाया पहन रही हैं तो वो पहले भी पहना करती थी। ज़्यादातर ख़वातीन ने सिर्फ स्कार्फ ले रखा है। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो जीन्स के साथ लॉन्ग शर्ट इस्तेमाल कर रही हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कोई स्पेशल ड्रेस कोड नाफिज नहीं किया गया नई हुकूमत के आने के बाद ख़वातीन के ऊपर, और कोई नई पाबंदियाँ नहीं हैं। अभी मेरे साथ पेशावर के ब्यूरो चीफ मुमताज़ बंगश साहब भी हैं इस विज़िट पर। तो मुमताज़ बंगश साहब ने कुछ ख़वातीन से बातचीत की कि क्या नई पॉलिसी आई है। कुछ दुकान ख़वातीन चलाती हैं, कुछ दुकानें ख़वातीन यहाँ चलाती हैं, तो उनसे जाकर पूछा कि क्या नई पॉलिसी आपके लिए आई है। तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए कोई नई पॉलिसी नहीं आई, हमारे पास जो है वो कोई नहीं आया कोई भी पैगाम लेकर। तो हम पहले की तरह मूव कर रहे हैं, पहले की तरह आ जा रहे हैं, पहले की तरह ही ड्रेस कोड पहन रहे हैं, और कोई नया ड्रेस कोड नहीं है। तो हमें यहाँ पर कुछ ख़वातीन हल्के मेकअप के साथ भी नज़र आती हैं,
उसी ड्रेस कोड के साथ जो कि पहले काबुल में ड्रेस कोड था नई हुकूमत आने से पहले। तो इसलिए ये प्रोपेगेंडा जो इंटरनेशनल मीडिया कर रहा है कि बड़ी सख्त किस्म की पाबंदियाँ नाफिज की जा रही हैं, बड़ी सख्त किस्म की पाबंदियाँ नाफिज कर दी गई हैं, ऐसा बज़ाहिर यहाँ पर महसूस नहीं होता। बाज़ारों में घूमते हुए हमें बहुत फ्रीली लगता है कि ख़वातीन जो है वो शॉपिंग कर रही हैं और ये बड़ा कॉमन यहाँ पर नज़र आता है और इस पर किसी को कोई हैरत नहीं है, कोई मुंह उठाकर नहीं देखता कि ये ख़वातीन यहाँ पर क्यों आ गई। ये बड़ा कॉमन है। जो बुर्का पहनती थी वो बुर्का पहनती हैं, जो अबाया पहनती थी वो अबाया पहनती हैं, जो सिर्फ स्कार्फ लेती थी वो स्कार्फ लेती हैं। और ये तो यहाँ का वैसे भी ट्रेडिशन है, जैसे हम बाकी दुनिया के जदीद शहरों में देखते हैं वैसा तो ट्रेडिशन ख़वातीन के लिबास के हवाले से पहले भी यहाँ पर नहीं था, तो जाहिर है वो नहीं है। तो इसलिए मुझे यहाँ पर कोई बहुत बड़ा फ़र्क काबुल में इस हवाले से नज़र नहीं आता। इसलिए मैं इस पर 2-3 मिनट की बात कर रहा हूँ क्योंकि इस पर इंटरनेशनल मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है और ऐसा लगता है यूरोप और इंटरनेशनल मीडिया के पास इसके अलावा कोई और मौजू बेचने के लिए है ही नहीं है। तो ये सूरत हाल है जनाब काबुल में। एक बहुत बड़ा सवाल काबुल के हवाले से ये था और ख़दशा भी ये था कि कहीं यहाँ पर ग़िज़ाई अशिया की और ग़िज़ाई अजनास की किल्लत पैदा ना हो जाए। आटा, चीनी, दालें क्या मार्केट में वाफिर मिकदार में मौजूद हैं या नहीं हैं। तो आप जानते हैं कि मेरे साथ मुमताज़ बंगश साहब भी यहाँ काबुल आए हुए हैं जो कि पेशावर के ब्यूरो चीफ़ हैं। तो मुमताज़ बंगश साहब ने न्यूज़ के लिए एक पैकेज किया, वो मार्केट गए, मार्केट जाके उन्होंने तमाम चीज़ों की कीमतें पता की कि 1 महीना पहले क्या कीमत थी और अब क्या कीमत है। 1 महीना पहले आटा कैसे था और अब कैसे मिल रहा है, चीनी कैसे थी और अब कैसे मिल रही है, दालें कैसे थी और अब कैसे मिल रही हैं और कीमतों में क्या फ़र्क पड़ा और क्यों फ़र्क पड़ा है, और फिर आटा और चीनी वगैरह क्या दस्तयाब है या नहीं है। तो मुमताज़ बंगश साहब मेरे साथ मौजूद भी हैं, बड़ा इस पर उन्होंने काफ़ी मेहनत की स्टोरी के ऊपर। तो बंगश साहब ये बताएं कि आपने जो मार्केट जाके प्राइसेस ली, 1 महीने में दालों की कीमतों में और आटे और चीनी की कीमतों में क्या फ़र्क पड़ा है? जी बिल्कुल, यहाँ जितनी भी अशाए खुर्दनोश की कीमतें हैं उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ा है। मिसाल के तौर पर आटे की 50 किलो की बोरी जो है वो पहले 1550 रुपये में मिलती थी, अब उसकी कीमत 1900 रुपये तक पहुँच चुकी है। सिर्फ यही नहीं, ये जो घी की कीमत है 1600 लीटर का जो एक टीन कैन है उसकी कीमत 1450 रुपये थी पहले 1 महीने पहले, और अब जो है 2100 रुपये थी। इस तरह दालों की कीमतें, लोबिया की कीमत काफ़ी चढ़ चुकी है। 1 मन लोबिया जो था पहले 600 रुपये में था, अब तकरीबन 900 रुपये में उसकी कीमत पहुंच चुकी है। इस तरह बाकी चीज़ें भी हैं, दालों की सब दालें तकरीबन उसकी कीमतें बढ़ चुकी हैं सिवाय चावल की। चावल की कीमत जो है वो स्टेबल है। लेकिन जो सबसे सीवियर मसला है वो यहाँ पे आटे का है, चूँकि आटे का इस्तेमाल भी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे वो कहा यह जा रहा है कि चूँकि जो ताजिकिस्तान से आटा आता है वो इनको महंगा पड़ता है, तो इसलिए वो यहाँ पे अगर वो लाएंगी भी तो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद से वो ज़्यादा होगा, तो इसलिए वो लोग ले नहीं सकेंगे। पाकिस्तान एक वाहिद वो मुल्क है कि जहाँ से आटे का इन्हिसार कीमत में आता है, लेकिन और वो लेकिन वहाँ पे कम आ रहा है। हाँ, जितनी ज़रूरत है उस लिहाज से काफ़ी कम आ रहा है। और 2 हफ्ते पहले वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने भी ये खदशा जाहिर किया था कि अगर यही अशाए खुर्दनोश की रसद का यही हाल रहा तो अगले 1 महीने में यहाँ पे अशाए खुर्दनोश की खुसूसन आटे की किल्लत पैदा हो जाएगी। अच्छा, लेकिन अभी तो अच्छी बात है कि दालें वगैरह मार्केट में हम देख रहे हैं कि मौजूद हैं। कीमतें बढ़ गई हैं शायद इसलिए कि पीछे सप्लाई कुछ कम आ रही हो, लेकिन जिसको किल्लत कहते हैं वो अभी पैदा नहीं हुई। तो आने वाले दिनों में बेहतरी की उम्मीद है या खदशा है कि वो पैदा हो जाएगी? नहीं, खदशा तो इसलिए भी है कि कहा यह जा रहा है कि ये साल जो था खुसूसन गंदम की पैदावार के लिहाज से अफ़गानिस्तान में ये एक खुशहाली रही है यहाँ पे। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे चूँकि वो जंगें भी रही हैं तो इसलिए भी यहाँ सप्लाई काफ़ी हद तक मुतासिर रही है। तो सिर्फ काबुल तो नहीं है, बाकी सूबे भी हैं। कम से कम वो जो अशाए खुर्दनोश हैं, जो अजनास हैं, उसकी सप्लाई को ज़रा बेहतर बनाते तो कम से कम वो उस पर काबू पाया जा सके। काबुल में एक बहुत बड़ा मसला जो है वो ट्रैफिक जैम का भी है। आप जहाँ चले जाएं, जिस सड़क पर चले जाएं, दोपहर के औकात में, सुबह के औकात में, बल्कि दिन भर मुख्तलिफ जगहों पर ट्रैफिक जैम रहता है और बाज़ औकात तो ऐसा डेडलॉक हो जाता है कि वो बहुत लंबा भी चलता है। तो ज़रा ट्रैफिक की सूरत हाल पर भी बात करते हैं। काबुल में ट्रैफिक जैम एक बहुत बड़ा मसला है। इस वक्त भी जिस रफ्तार से गाड़ियाँ आप चलती देख रहे हैं ये बहुत अच्छी रफ्तार है। गाड़ियाँ चल रही हैं, रेंग रही हैं, मगर चल रही हैं। बहुत सारी जगहों पर ट्रैफिक स्टक हो जाती है और काफ़ी देर के लिए स्टक रहती है। तो काबुल में ये एक बहुत बड़ा मसला है। गाड़ियाँ तकरीबन तमाम पुरानी हैं, धुआं छोड़ती गाड़ियां हैं, हॉर्न बजाती गाड़ियां हैं। आई एम श्योर यहाँ पर पोल्यूशन इंडेक्स ज़्यादा होगा। नई गाड़ियां खाल ही दिखने में आती हैं। तो इस तरह की सूरत हाल काबुल की सड़कों पर हमें अक्सर देखने में मिलती है। आप एक जगह से निकले हैं, आपको लगता है कि दिन में अगर सुबह के वक्त में या ऐसे वक्त में जब रश नहीं होता आप 10 मिनट पहुँच सकते हैं, तो
दिन के औकात में आपको 1 घंटा तक भी लग सकता है, 45 मिनट लग सकते हैं। तो ट्रैफिक जो है वो बहुत बेहंगम है काबुल में और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम रहती है। तो ट्रैफिक जैम एक बड़ा मसला है काबुल का। और आप ये देखिए ज़रा, मैं चूँकि ऊंचाई पर आया था ट्रैफिक दिखाने के लिए, तो आपको इस तरह से ये भी दिखा देता हूँ कि काबुल जो है वो आधा काबुल तकरीबन ऐसे ही पहाड़ों पर आबाद है और इसमें मुख्तलिफ़ तरह के इलाके हैं, कुछ पोश एरियाज़ भी हैं, वो नीचे शहर में हैं। फिर इसी तरह से ये सारा काबुल है और इसी तरह से कुछ पुराने इलाके भी यहाँ पर हैं जहाँ पर जो है वो लोग एक लंबे अरसे से रह रहे हैं। तो ये है जनाब काबुल। मेरे साथ ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब मौजूद हैं जो अफ़गानिस्तान की नई अबूरी हुकूमत के इत्तलात के डिप्टी वज़ीर हैं और आप जानते हैं कि जो नई हुकूमत तश्कील पाई है उसके हवाले से बहुत सारे सवालात इनसे रोज़ाना पूछे जाते हैं जिसके खंदा पेशानी से जवाब दे रहे हैं। तो ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब के सामने मैं भी 2-3 सवाल रखना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया, सबसे पहले थैंक यू। ज़बीउल्लाह साहब ये बताइए कि जो सबसे ज़्यादा इस वक्त महसूस होता है काबुल में रह के कि मुआशी मुश्किलात शायद लोगों की भी हैं, शायद हुकूमत की भी हैं और लोग बैंक से पैसे निकलवाने के लिए भी परेशान रहते हैं। आपके ख्याल में ये मुश्किलात कितना अर्सा तक, कितने अरसे में हल हो जाएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मनन तासु न रاتګ نمو او تاسو اوریدونکو ته د زړه کوم سلامونه وایم. یو خبر باید وکړو چې زموږ ډیر کم وخت کې راغلی یو کابل ته، دلته مخکې چې راسو بانکونه لوټ شوي وو، بانکونه پیسې ایستل شوي، هم د اشرف غني له خوا نه، هم د دوی د استخباراتو د ادارې له خوا نه، هم د دوی د معاون له خوا نه، نو بانک نه ډېرې پیسې وتلې دي. نو بانکونو کې پیسې کمې وي او د دې لپاره چې موږ افغانۍ خپل ریټ او نرخ وساتي او زیان ورته وانه وړي، موږ کوشش وکړو چې بانکونو ته په احتیاط باندې د خلاصون اجازه ورکړو فیصدي په اساس. اوس عواید د هیواد جمع کیږي، به ته بانکو ته پیسې راځي، ځینې پیسې د افغانستان هغه په بهر کې هم کنګل شوي دي، د امریکا له خوا نه، د نړیوال بانک له خوا نه. هیله کوو چې هغه هم بیرته راپرېږدي، د افغانستان د خلکو د ژوند د کتو او د دوی د ژوند د ښه کېدو لپاره باید دوی زموږ پیسې بیرته راکړي. نو کله چې دا پیسې را جمع کېږي بیرته بانکونه هم ډکېږي، دا معاشي مشکلات حل کېږي. او بل دلته په وزارت خانو کې یا په دولتي دوايرو کې معاشات هم پاتې دي، له تادیه کولو نه زموږ کوشش روان دی چې مامورینو ته معاشات ورسیږي. انشاءالله دا وضعیت په زر تغیر وکړي. अच्छा मुजाहिद साहब ये बताएं कि क्या आपका अमेरिका के साथ या दूसरे ममालिक के साथ जिन्होंने आपके एसेट्स रोक रखे हैं, ब्लॉक कर रखे हैं, उनके साथ किसी भी सतह का रब्ता है ताकि वो आपके वो जो फ्रीज एसेट्स हैं उसको रिलीज़ करें? بله زموږ رابطې سته، د سیاسي لارو نه زموږ هلې ځلې روان دي. خارجه وزارت په جریان کې ده، زموږ سیاسي دفتر چې په خطر کې ولې هغې لارې نه موږ تماسونه ټینګ کړي دي. هڅه مو دا روان ده چې باید زموږ کنګل شوي پیسې راخلاص شي، همداراز نړۍ سره ښې اړیکې جوړې کړو، هم ډیپلوماټیک اړیکې هم اقتصادي اړیکې چې په متقابل درناوي بناوي او په اعتماد بناوي د افغانستان خلکو ته ګټه ورسي. अच्छा सर ये बताएं कि यहाँ पर हम काबुल में देखते हैं कि बहुत सारे लोग दूसरे सूबों से आकर यहाँ पिछली हुकूमत के इख्तिताम पर जब ये गवर्नमेंट चेंज हो रही थी तो यहाँ आके पार्कों में पड़े हैं, वापस घरों को जाना चाहते हैं, कुछ के पास पैसे नहीं है, कुछ के पास काम नहीं है, कुंदूज जाना चाहते हैं, हेलमंद जाना चाहते हैं, पंशीर जाना चाहते हैं. क्या हम हुकूमत की कोई पॉलिसी है कि इन लोगों को वापस इनके इलाकों में सेटल करे? انشاءالله زموږ د مهاجرینو وزارت فعال شوی د وزارت سرپرست تللی ده. نو امید شته چې د هغه لارې نه زموږ داخلي مهاجرینو دپاره کار وشي. اوس په لیستګرۍ باندې کار روان ده، د هغو لیستونه نیول کېږي او تشخیص کېږي ستونزې. بیا که چا ترانسپورت ته ضرورت تر هغه به وشي، که چا کومکونو ته ضرورت تر هغه به ورسره وشي او انشاءالله خپلو کورونو ته به ورسول شي. हमने देखा है कि इंटरनेशनल मीडिया बहुत प्रोपेगेंडा कर रहा है स्पेशली ख़वातीन के हवाले से, और वो ये कह रहा है कि जी यहाँ पर जो है वो लोग बाहर जाना चाहते हैं, ख़वातीन बाहर चल रही हैं, फुटबॉल टीम चली गई. और ये आपके ख्याल में, और हमने यहाँ पर वैसे ये विटनेस किया है कि ख़वातीन पर कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं है, वो बाहर आ रही हैं, अपनी रोज़मर्रा के काम कर रही हैं. इस प्रोपेगेंडे का, इंटरनेशनल प्रोपेगेंडे का जवाब आप क्या देते हैं, और ख़ास तौर पर जो ख़वातीन की तालीम के हवाले से आपकी पॉलिसी है वो कब तक वाज़ेह हो जाएगी? بله اول خو ښځې په کار کې ګرځېدلی شي، خپل کارونه کولی شي او په بېلابېلو برخې شرعي مشکل ورته نه وي، شرعي اصول ایجابوي دوی تللی راتللی شي. صحت عامه کې ډېرې ښځې موږ استخدام دي، کار کوي. او د تعلیم باره کې هم کوټلي ګامونه اخلو، کوشش روان ده چې شریعت د اصولو سره سم دوی ته چوکاټ جوړ شي، یو لایحه جوړه شي، طرز العمل جوړ شي. دغه په اساس به انشاءالله دوی تعلیم ته هم ځي. دا کار زر راتلونکی ده. आपके नज़दीक इस वक्त नई हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? طبیعي خبر د اقتصادي ستونزې شته، اقتصادي ستونزې یو لوی چیلنج ده. موږ نور امنیت ټینګ کړی،
وضعیت نورمال ده، اړیکې سمې دي. اقتصادي مشکلات دا دي چې موږ په بانکونو کې مخکې ویل چې بانکونه لوټ سوي وو، پیسې اشرف غني او دغه نورو کابینې ایستلې وې، نو هغه باید بیرته بانکونه ډک سي، زموږ عواید راجمع سي، د هېواد روایت بیا اوس کولی شي د خلکو ستونزې حل کړي. बहुत शुक्रिया सर। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि अदालतों का निज़ाम आपके ख्याल में कब तक बहाल हो जाएगा और कब तक पूरी तरह से ये फ़ाल हो जाएगा, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट काबुल का जो है वो कब तक अपना ऑपरेशन शुरू कर देगा? انشاءالله د عدالتونو باره کې او د محکمو باره کې کار روان دی چې هم څارندوالۍ فعالې سي، هم محاکم مسؤلین به هم ورته ټاکل کېږي په نږدې وخت کې. دا د حکومت د کاري برخې مهمه برخه ده، دې باندې اطمینان ورکوو خلکو ته. خو بیا هم د غلو د چا چې جنایتکاران د هغو مخه نیول سوې ده، امنیه قومندانۍ هم فعالیت کوي، نور ارګانونه هم شته چې هغه فعالیت کوي. او دومره خبر د میدان هوایي باره کې باید ووایو چې اوس اختصاصي الوتنې کېږي، هم اختصاصي الوتنې داخلي الوتنې روانې دي، هم بهر نه کله کله موږ ځینې الوتنې لرو، او د نړیوالو الوتنو دپاره زمینه نږدې راتلونکي کې مساعدېږي. یو رادار کې ستونزه تخنیکي پاتې ده، او ځینې نور تخنیکي مسایل دي چې هغه حل سي، نور نړیوال تګ راتګ به انشاءالله د اول لرې شروع کېږي. बहुत शुक्रिया ज़बीला मुजाहिद साहब, थैंक यू. मैं इस वक्त काबुल के एक नवाही इलाके कूचा दानिश के उस मोहल्ले में मौजूद हूँ और उस घर में मौजूद हूँ जहाँ पर 29 अगस्त को अमेरिका ने एक ड्रोन हमला किया। दाइश के साथ ताल्लुक़ होने के शुबे में कुछ मासूम लोगों को मार दिया। 10 अफराद जिसमें बच्चे और बड़े शामिल थे, और ये मासूम लोग थे, इनको मार दिया गया। और अब अमेरिका ने माजरत कर ली है कि जी गलती हो गई, ये एक मिस्टेक थी जिसकी वजह से ये लोग मारे गए। तो ये अब अमेरिका ने माजरत कर लिया है। तो यहाँ पर आके हमने लोगों से बातचीत की कि क्या लोग इस माजरत को कबूल करते हैं। तो यहाँ पर जो ख़ानदान का सबरा जो मारा गया, उसके कुछ रिश्तेदारों से हमारी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हम इस माजरत को कैसे कबूल करेंगे जबकि हमारे पास तो कोई माजरत करने के लिए आया ही नहीं। अगर अखबार में कोई चीज़ छपी है या कोई स्टेटमेंट आई है तो हम इसके बारे में नहीं जानते। तो अगर 10 अफराद को यहाँ पर बेगुनाहों को मारा गया है तो क्या उसका कोई हर्जाना अदा किया गया है? क्या यह सिर्फ माजरत कर दी गई है? क्या उस पर कोई जो है वो उसकी कंपनसेशन दी गई है इन लोगों को? तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सूरत हाल यहाँ पर देख के मैंने 92 के न्यूज़ के लिए भी इसको कवर किया था और इस पर बात की थी और कुछ लोगों से भी बातचीत की थी। तो ये कहानी है इस एक मजलूम ख़ानदान की जो मारा गया। और ये आप आसार देख सकते हैं कि कितना मैंने पहली दफ़ा अपनी ज़िंदगी में देखा है कि ड्रोन अटैक के बाद क्या मंज़र होता है और कितना खौफनाक होगा ये मंज़र। और किस तरह से अगर एक लोहे की गाड़ी का ये हाल है तो एक मासूम इंसान जो कि एक बहुत नरमो नाजुक एक जो है वो मखलूक होती है, उसका क्या हाल हुआ होगा इस हमले के बाद। तो ये जी सूरत हाल है इस कूचा दानिश के इस घर की जहाँ पर अमेरिका ने ड्रोन अटैक किया। मेरे साथ अब शफीक अहमद साहब मौजूद हैं जो कि एक टर्किश न्यूज़ एजेंसी के साथ काम करते हैं और यहाँ काबुल में पिछले 25 दिन से मौजूद हैं। और इन्होंने ख़ुद ऑब्ज़र्व किया ग्राउंड पर रहकर कि जब गवर्नमेंट चेंज हुई है उसके बाद से डे बाय डे क्या तब्दीलियाँ होती रहीं और ग्राउंड पर क्या चीज़ें होती रहीं। तो शफीक अहमद साहब से कुछ चीज़ें हम जानते हैं। शफीक साहब बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो। मुझे ये बताइए कि आप 25 दिन आपके यहाँ पर आपको हो गए, 25 दिन पहले जो क्योस था, जो बेचैनी थी, जो परेशानी थी, आप उसमें कुछ बेहतरी देखते हैं? नहीं, इम्प्रूवमेंट तो आई है मुख्तलिफ सेक्टर में, हम जनरली तो नहीं कह सकते, लेकिन सिक्योरिटी के हवाले से तो बहुत चेंजेस हैं, बहुत इम्प्रूवमेंट है। जिस तरह कि पहले जब हम आए तो डर लगता था कि शाम को मगरिब के बाद नहीं निकलना, लेकिन अब सिचुएशन ये है कि रात को आप 11 बजे 12 बजे भी खाने के लिए जा सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो मसला था वो सिक्योरिटी का था। तालिबान जब यहाँ पे आए तो पहला जो काम किया, यहाँ पे चोरी के बड़े वाक़यात थे। क्योंकि जो चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की, काबुल में या तो बहुत अमीर लोग हैं या बहुत गरीब, ठीक है। वो जो गुर्बत है वो बेचारों को मजबूर करती है शायद, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा तालिबान के नाम पे भी लोग लूट रहे थे। उन्होंने ख़ुद भी तालिबान के जो है ना लोगों को पकड़ा है। परवान जो एक इलाका है वहाँ पर सिचुएशन जो सिक्योरिटी की है वो बहुत इम्प्रूव हुई है। अच्छा ये बताइए कि चैलेंजेस क्या हैं अभी इस हुकूमत के लिए, नई हुकूमत के लिए? क्योंकि जो आपने बात की कि जो इनकी सक्सेस है, जो सिक्योरिटी के हालात बेहतर हुए हैं, लेकिन शायद अभी इतने बेहतर नहीं हुए, ये भी एक चैलेंज है। तो चैलेंजेस क्या क्या हैं? जो टॉप पे चैलेंज है मैं समझता हूँ वो इकॉनमी है। बैंकों में कोई पैसा नहीं इनके, अमेरिका ने इनके पैसे रोके हुए हैं, मतलब 9.8 बिलियन यहाँ का पैसा है वो लिक्विडिटी की शक्ल में अमेरिका के पास है। अमेरिका ने कहा कि हम नहीं देंगे, अगर तालिबान है तो हम नहीं देंगे।
इसके अलावा जो और फंडिंग आनी थी मुख्तलिफ, वो भी रोक दी गई है। यहाँ पे जो मैं समझता हूँ कैपिटल फ्लाइट बहुत हुआ है। जो पिछली गवर्नमेंट थी, इल्ज़ामात हैं क्योंकि अशरफ गनी साहब ने उसको इनकार भी किया है, लेकिन जो रशियन एम्बेसडर ने जो कहा है, अगर उसको हम मान लेते हैं तो 169 मिलियन US$ तो वही लेके गए हैं। इसके अलावा जो अभी मौजूदा जो अफ़गानिस्तान का सेंट्रल बैंक है, उससे दावा किया कि हमें कोई 12.5 मिलियन के करीब पैसे और कुछ 18 जो सोने की ईंटें जिसे आप कह सकते हैं वो हमें मिली हैं सिर्फ पंजशेर से। तो इसका मतलब है कि जो कैपिटल फ्लाइट हुआ है, बैंकों में पैसे नहीं हैं और बैंकों पे एतमाद नहीं है। लाइक लोग डिपॉजिट नहीं कर निकालना चाहते हैं। तो जब वो आप निकालेंगे और डिपॉजिट नहीं कराएंगे तो वो सिस्टम जो है ना, अभी तक बड़ी सिचुएशन अनफॉर्चुनेटली अच्छी नहीं है मईशत की। अच्छा शफीक साहब, ये बताएं कि जो दुनिया कुछ अपनी आंख से तालिबान की नई हुकूमत को देखना चाहती है और ख़ामोशी से देख रही है ये क्या करते हैं, क्या पॉलिसी बनाते हैं, आपके ख़्याल में तालिबान पॉलिसीज़ बनाते हुए इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि दुनिया हमसे क्या चाहती है, या वो अपने मुताबिक बना रहे हैं? जैसे हम देख रहे हैं कि तालीम के हवाले से अभी उन्होंने ख़वातीन को अलाउ नहीं किया, लेकिन अगरचे उन्होंने कहा है कि हम इस पर पॉलिसी बना के जल्द उसको रिज्यूम कर देंगे, लेकिन बहरहाल फिर और भी ख़वातीन के हवाले से इशूज़ हैं। तो आप क्या देख रहे हैं और क्या ये मैटर भी करता है, ये इंपॉर्टेंट भी है कि नई हुकूमत दुनिया की मंशा के मुताबिक ही प्लान करे? नहीं, इनके लिए मैटर नहीं करता। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उनके ये क्वेश्चन कुछ रेज हुए, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अटेंड की है, क्वेश्चंस भी पूछे, वो बहुत क्लियर है। वो कहते हैं कि हम लड़ाई जो लड़ी है वो हमने निज़ाम के लिए लड़ी है, लिहाजा कोई ये कहे जमहूरियत होनी चाहिए, इस तरह निज़ाम होना चाहिए, वो कहते हैं भाई निज़ाम ही अपने पास रखो, वी शुड हैव अवर ओन सिस्टम। अच्छा, अब मसला है कि इस निज़ाम हाँ जी, अफगानिस्तान का समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि यहाँ पर जमहूरियत कब रही है। तो अगर आप हिस्ट्री देखते हैं तो यहाँ जमहूरियत कभी तारीख़ में रही ही नहीं है। यानी ईरान में या अफ़गानिस्तान में ये 2 रीजन हैं जहाँ पर बादशाहत रही है, और उसके बाद कोई सिस्टम डेमोक्रेसी की बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो अब आप उनसे कैसे डिमांड कर सकते हैं? आपको वैसे जमहूरियत के बारे में बता दूँ, अफ़गानिस्तान की रफली 40 मिलियन पॉपुलेशन है। 40 मिलियन में जो रजिस्टर्ड वोटर हैं वो 1.1 मिलियन हैं, और जो वोट मिले हैं अशरफ गनी साहब को लास्ट इलेक्शन में वो 21% वोट मिले, और 21% पे भी दावा किया अब्दुल्ला साहब ने कि जी ये भी बोगस वोट है। लिहाजा जमहूरियत यहाँ पे कभी उसरा रही ही नहीं है। लिहाजा वो वेस्टर्न एक सोच है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हालात अच्छे हों, चीज़ें बेहतर अल्लाह करे। वी शुड ऑल प्रे फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, नॉट फॉर तालिबान और नॉन तालिबान। हमें इससे कोई गरज नहीं है। हमें गरज ये है कि अवाम यहाँ के जो बहुत बर्दाश्त किया इन्होंने, जो 20 साल दौर है या 43 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं, तो अल्लाह करे यहाँ अमन आ जाए और उनकी मैशत भी ठीक। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शफीक अहमद, बहुत थैंक यू। इस वक्त मैं काबुल के वज़ीर मोहम्मद अकबर खान हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूँ। मैं अभी अस्पताल के अंदर से होकर आया हूँ, डॉक्टर से मिला हूँ, मरीजों से मिला हूँ, पैरामेडिकल स्टाफ वहाँ पर मौजूद है। मैं जब पाकिस्तान में था, यहाँ के रिपोर्टर से पूछता था क्या अस्पतालों में काम हो रहा है, क्या अस्पतालों में मरीज़ आ रहे हैं, क्या डॉक्टर्स मौजूद हैं, क्या पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद है, क्या अस्पताल चल रहे हैं, क्या यहाँ पर अद्वियात मौजूद हैं। तो मैं अस्पताल में गया, अंदर गया, लोगों से मिला, कुछ विजुअल्स भी बनाए जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। आईसीयू मैंने देखा, आईसीयू में मरीज़ मौजूद थे, डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे थे। फिर मैं वार्ड्स में गया, वहाँ जो ऑर्थोपेडिक वार्ड है वहाँ पर ऑपरेशंस हो रहे हैं लोगों के, बाकायदा ऑपरेशन होकर उनको ट्रीटमेंट किया जा रहा है। मैंने वहाँ लोगों से पूछा कि आपको अद्वियात मिल रही हैं? उन्होंने कहा कि अद्वियात जो दस्तयाब हैं वो मिल रही हैं, कुछ बाहर से लाना पड़ती हैं, लेकिन निज़ाम चल रहा है। फिर पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद है, डॉक्टर्स मौजूद हैं। तो अच्छी बात यह है कि नई हुकूमत के आने के बाद वो जो एक सबसे बड़ा सवाल था कि क्या सरकारी मुलाजमीन अपनी ड्यूटी पर वापस आएंगे, और इस तरह की सर्विसेज जो हैं, जो ज़रूरी सर्विसेज हैं, जहाँ जैसे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का होना ज़रूरी है अस्पतालों में ताकि मरीज़ों को मुश्किलात ना हो। तो अच्छी बात यह है कि काबुल के इस सरकारी और बड़े अस्पताल में सेहत का जो निज़ाम है, जो अस्पताल का निज़ाम है, वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। आज का खुसूसी प्रोग्राम आपने काबुल से मुलाहिज़ा किया। काबुल में हमने आपको कोशिश मेरी ये थी कि मैं आपको ये बता सकूं कि काबुल आजकल कैसा है, कितना स्टेबल है, कितना पीसफुल है, कितनी लोगों के अंदर होप्स हैं, और लोगों से मिलकर हमें अंदाज़ा होता है कि एक उम्मीद की कैफियत भी है लोगों के जहनों में कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं। कुछ लोग अभी वेट एंड सी की पॉलिसी पर भी चल रहे हैं कि आने वाले दिनों में देखते हैं कि पॉलिसीज़ क्या आती हैं। कुछ लोग होपफुल हैं, बहुत सी उम्मीदें बांधे हुए हैं नई हुकूमत से। कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले सरकारी इदारों में काम कर रहे थे लेकिन अब उनकी जॉब नहीं रही, तो वो पूरी उम्मीद है कि उनको उनकी जॉब पर दोबारा बुला लिया जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो फंक्शनल हो रही हैं।
यूनिवर्सिटीज़ खुलने जा रही हैं, मुख्तलिफ इदारे काम करने लगे हैं, मार्केट्स ओपन हैं, ख़वातीन मार्केट में आ रही हैं, शॉपिंग हो रही है। अगरचे उस तरह का कारोबार नहीं है जैसा पहले था, लेकिन एक उम्मीद भी है कि शायद आने वाले दिनों में चीज़ें बेहतर हो जाएं। तो काबुल में सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं रहा, ये बहुत पीसफुल है, जहाँ तक कि ख़वातीन के लिए भी पीसफुल है, जैसा कि हमने प्रोग्राम में आपको दिखाया भी। और ख़वातीन फ्रीली मूव कर रही हैं, अपने उसी ड्रेस कोड के साथ मूव कर रही हैं जैसे 15-20 दिन पहले या 1 महीना पहले था। तो काबुल पीसफुल है। मुआशी मसाइल का सामना सबसे ज़्यादा है काबुल को, मुआशी चैलेंजेस हैं, और देखना यह है कि नई हुकूमत इन चैलेंजेस से कैसे निपटती है और इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो एक्सपेक्टेशंस हैं इस नई हुकूमत से, वो इसके बारे में क्या करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।